भारत में इतनी गौहत्या हो रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है? बैठिए, क्या नाम है? कृष्णकांत तिवारी। जब तक सनातन विधा से संविधान के अनुसार भारत में शासन तंत्र नहीं होगा, तब तक अथक परिश्रम करने पर भी गोवंश के केवल बीज की रक्षा हो सकती है, समूल गोवंश की रक्षा नहीं हो सकती। शासन तंत्र हमारी संस्कृति के सर्वथा विपरीत हो और हम गोवंश, गंगा, सती आदि किसी भी प्रशस्त मानबिंदु की रक्षा कर सकें, संभव ही नहीं। शासन तंत्र पर निर्भर करता है। यदि हमने शासन तंत्र सेकुलरिज्म के आधार पर बना के रखा है, संविधान हमारा उसी ढंग का है, तो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँते होए, हम किसी भी सनातन मानबिंदु की रक्षा कर ही नहीं सकते जब तक हमारे ही सनातन संविधान के अनुसार शासन तंत्र न हो। शासन तंत्र किसी और संविधान के अनुसार हो और हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा सनातन पद्धति से कर लें, संभव ही नहीं। किसी भी वस्तु की उपयोगिता, व्यक्ति की उपयोगिता को नष्ट करने के लिए विचित्र षड्यंत्र है अंग्रेजों के द्वारा। अब ट्रैक्टर से खेती हो, बाल ढोबें, समझ गए, अमुक ढंग से कृत्रिम विधा से खाद उत्पन्न कर दिया जाए तो गोवंश की उपयोगिता अपने आप, दूध भी कृत्रिम ढंग से बना दिए जाएं तो अपने आप गोवंश की उपयोगिता समाप्त कर दी गई। परलोक को माना ही न जाए, परमात्मा को माना ही न जाए, तो गोवंश एक ऐसा है ना तत्व कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों में उसकी अबाध गति। अर्थ के स्थान पर अर्थ देती है गाय, भोज्य पदार्थ देती है गव्य आदि, गोरस, तो काम भी हो गए, भव्य जीवन, दिव्य जीवन, स्वस्थ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, शरीर, गोपालक, धर्म भी प्राप्त करता है और गोविंद रिझ जाते हैं, मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। पुरुषार्थ चतुष्टय को देने में समर्थ गोवंश है। तो गोवंश की समग्र रक्षा तो आजकल संभव ही नहीं है, गोचर भूमि नहीं है, वन में जाने में प्रतिबंधित है गोवंश, जर्सी गाय ला के रख दिए गए हैं, ट्रैक्टर आदि से खेती है। दूसरी बात है, गीता का 18वां अध्याय पढ़िए, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। गौरक्ष या गौरक्ष को बीच में रखा गया, अगल बगल कौन है शब्द? कृषि और वाणिज्य। कृषि में गोवंश का उपयोग है नहीं और वाणिज्य में गोवंश का उपयोग कटवा कर है, समझ गए ना, कटवा करके है ना। वाणिज्य में गोवंश का उपयोग है नहीं, पंचगव्य, गोबर, जैविक खाद आदि। तो जब कृषि गोवंश की रक्षा के लिए अगल बगल की सामग्री चाहिए या नहीं, कृषि और वाणिज्य में अगर गोवंश का उपयोग ही नहीं है तो गोवंश की रक्षा कैसे होगी? इसीलिए वैश्य कर्म में भगवान ने गौरक्ष को बीच में रखा। अब शुक्ल नीति के अनुसार बोलता हूँ, यद्यपि ब्राह्मण हल नहीं जोतते थे, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक हल पर 4 बैल ब्राह्मण, एक बल पर 4 नहीं 16 बैल ब्राह्मण, 12 बैल क्षत्रिय, 8 बैल वैश्य,
4 बैल शूद्र, 2 बैल अंत्यज, ये खेती का प्रकार। उस समय कैसे हल रहे होंगे? एक हल पर 16 बैल रखे ब्राह्मण, समझ गए? बैल रखेंगे तो हमको गाय चाहिए, यानी गाय तो बैल बछड़ा देगी ना। एक हल पर 4 नहीं 16 बैल ब्राह्मणों के पास। ऐसे अगर 10 हल है तो 160, तब रक्षा होती थी ना। तो गोवंश की तो उपयोगिता ही। एक आए ये छत्तीसगढ़ है ना, तमोली जी आए थे, बहुत अच्छे हैं गोपालक। वो कुछ बात कहने लगे तो हमने कहा कि देखो आप गोवंश के महत्व का प्रचार करो, गोदूध, दुग्ध, गोमूत्र, गोबर, इन सब का सब ठीक है, लेकिन ये समझ लो कि अंग्रेज़ों ने, क्रिश्चियनों ने और मुस्लिम तंत्र ने अपने शासन काल में गोवंश के महत्व को समझकर इनको विलुप्त करने का षड्यंत्र किया। हम अब गोवंश की महिमा को जैविक खाद, पंचगव्य आदि के महत्व को स्थापित करके प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले इनके महत्व को समझकर इनके विलोप का, इनकी विकृति का मार्ग प्रशस्त किया। मुजफ्फरनगर है उत्तर प्रदेश में, एक लाला अष्टमी चंद बताते थे अंग्रेज के दूत भूत इंजेक्शन लेकर घूमते थे, हृष्ट पुष्ट साढ़ को देख करके लगा देते थे, साढ़ मर जाता ताकि पुष्ट बीज का विलोप हो जाए, समझ गए? सिकंदर जब भारत में नहीं आया था, पहली गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति सिकंदर आया भारत। आगे सेल्यूकस आदि की कहानी। सिकंदर के आने के पहले जब तक गोरी चमड़ी से शादी विवाह का क्रम नहीं चला था, कोई भी राजा ऐसे नहीं हुए जो 70 वर्ष से कम उन्होंने शासन किया हो। 125 वर्ष तक की आयु होती थी, 100 वर्ष तक की आयु होती थी। आयु में जो ह्रास हुआ है वो सिकंदर के आने के बाद जब विवाह का क्रम विकृत कर दिया गया तब। तो हमने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया कि गोवंश की रक्षा पूर्ण रूप से तब तक नहीं हो सकती, या किसी भी मान बिंदु की रक्षा, जब तक विकास को सनातन शास्त्रीय विधा से परिभाषित और क्रियान्वित करने वाला शासन तंत्र न हो। शासन तंत्र होगा कुछ और हम अपने मान बिंदु की रक्षा करना चाहेंगे, संभव ही नहीं है। बहुत प्रयास करके बीज की रक्षा कर सकते। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प अपने नहीं हैं, सेवा के प्रकल्प अपने नहीं हैं, उद्योग के प्रकल्प अपने नहीं हैं, संविधान की आधारशिला अपनी नहीं है। हिंदू 1 नंबर का अब तक क्या नागरिक नहीं है। सरकार के दावपेच बड़े विचित्र होते हैं, भावुक व्यक्ति शिकार हो जाते हैं। 5 साल पहले क्या हुआ भाई, बैठिए, हम चौपाटी पे प्रवचन करने वाले नहीं हैं ना, कोई हाथ यूँ कर देता है तो धारा कट जाती। रटा रटाया नहीं बोलते, बहुत गंभीर तथ्य बोलते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, जब तक हमारी संस्कृति के अनुसार शासन तंत्र नहीं होगा तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी अपना नहीं है। हिंदू 1 नंबर का नागरिक ही नहीं है। चुनाव आज वोट पड़ गए ना, एक कोई देवी है बंगाल में, उन्होंने कई वर्ष पहले पार्लियामेंट में 3 बार कहा था गो हत्या होगी होगी होगी। किसी मुसलमान नेता ने, क्रिश्चियन ने नहीं कहा, कम्युनिस्ट ने नहीं कहा, ब्राह्मण घर की बेटी मानी जाती हैं उन्होंने कहा। भारत वह है जहाँ पार्लियामेंट में
एक महिला बोलती हैं गोहत्या होगी होगी होगी। उनके सांसद 4 वर्ष पहले राज्यसभा में बोल चुके थे गोवंश जो है गरीब का भोजन। हम उस देश में रह रहे हैं, समझ गए। आगे सुनिए। काटडू जैसे अवकाश प्राप्त न्यायाधीश कहते वो तो भोजन है ये। अब आप क्या कीजिएगा। काटजू जी अभी बोल चुके हैं कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम मनुष्य थे, भगवान थे ही नहीं, तो उनका मंदिर क्यों बने। मुसलमान ऐसा कहे या ना कहे, हिंदू फिर कुछ और। अब इससे ज़्यादा प्रबुद्ध व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रहा हो वो कहता है कि वाल्मीकि रामायण सुना भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, नाम ही सुन लिया होगा, इधर उधर का लेख पढ़ लिया होगा। स्वयं प्रभु सूर्य से आपके भवेद सूर्य डिम डिम घोष से वाल्मीकि जी ने, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम को विष्णु नारायण माना है, परमात्मा माना है। तो उस देश में हम रह रहे हैं जहाँ बोलने पर कोई अंकुश ही नहीं है स्वतंत्रता के नाम पर। और मैं एक संकेत करता हूँ, अमेरिका में अब जो चुनाव के हलचल चल रहे हैं उससे पहले कोई चुनाव था राष्ट्रपति पद का। ट्रंप जी भी उम्मीदवार थे। उम्मीदवारों में जो आपस में गाली गलौज का क्रम चलता था और समाचार पत्र से मैंने पढ़ा तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने सचिव जी को या पास में जो 1-2 व्यक्ति थे उनसे कहा, मुझे लगता था कि अमेरिका सभ्य राष्ट्र है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के उम्मीदवार और अन्य व्यक्ति भी जिस ढंग से शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उससे तो लगता है कि अमेरिका अत्यंत गिरा हुआ देश है। इस बार सबसे पहले जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए या प्रधानमंत्री कुछ औरों के लिए, उससे क्या पूरे विश्व में भारत की छवि विकृत नहीं हो रही है। अब सोचने की बात, जब आप खुली सभा में प्रधानमंत्री को चोर कहेंगे, कश्मीर से आवाज़ आएगी राष्ट्रद्रोही प्रधानमंत्री के लिए, तो यही संस्कृति थी क्या। चुनाव के वो दिन भी मैंने देखा है, मैं तो नेहरू जी से आयु में बहुत कम हूँ, लेकिन नेहरू जी से लेकर अब तक के प्रधानमंत्रियों की गतिविधि को मैंने बहुत पैनी दृष्टि से देखी। एक मंच पर विविध दलों के उम्मीदवार एक साथ बैठते थे, वो भी दिन हमने देखा है। अपना अपना पक्ष रखते थे। भाई साहब आपने जो कहा इस संबंध में मेरी समीक्षा ये है, ऐसे बोलते। एक मंच पर सभा एक ही, विविध दल के राजनीतिक दल जो उसी क्षेत्र के उम्मीदवार होते थे वो यूँ बोलते थे। एक दिन वो भी था, आपको मालूम हो या ना हो, इंदिरा जी के पतिदेव का नाम क्या था, फिरोज गांधी। फिरोज गांधी के विरोध में एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो गया। सच्ची बात, वो गरीब था लेकिन सैद्धांतिक था। फिरोज गांधी जी को पता चला कि उनके विरोध में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है लेकिन गरीब है, उसके पास जीप की व्यवस्था करके भेजी। लोकतंत्र है, आप कोई कोर कसर मत रखिए, अवश्य ही आपको अपना पक्ष सभा में रखना चाहिए, जीत हार की बात अलग है। समझ गए। वो भी दिन था। फिरोज गांधी पारसी, गांधी तो गांधी जी ने नाम दे दिया, थे पारसी, लेकिन भारत में वो भी दिन थे जब अपने विरोधी विपक्ष से जो लड़ने वाला है या हमारे पक्ष के विरोध में जो लड़ने वाला है उसको सामने वाला आर्थिक मदद करवाता था, जीप देता था कि हमारे विरोध में अवश्य प्रचार करना चाहिए, लोकतंत्र है यह, अपना भाव आप रखिए, जीत हार की बात दूसरी है।
तो हमने एक संकेत किया ना, क्या संकेत किया? जो कोई स्तर ही नहीं है देश में, तो गोवंश की रक्षा आदि तो बहुत दूर की बात है। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारी संस्कृति के अनुरूप हमको संविधान और शासन तंत्र प्राप्त हो, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और कोई प्रश्न?